याद रखें जी, पीपीएससी की तैयारी जो आप करने लगे हो उसका पहला उसूल ये है, नोट डाउन कर लें कि आप जो भी लेक्चर ले रहे हैं उसके बेहतरीन नोट्स बनाएं। ठीक है। जो भी लेक्चर आप लें उनके बेहतरीन नोट्स बनाएं। आपके नोट्स आपकी मेहनत को रिप्रेजेंट करते हैं। एक बात आपके लिए बड़ी जरूरी है, ये जान लें कि किसी टीचर के लेक्चर और किसी भी बुक से किए गए पास पेपर्स आपको एग्जाम में सक्सेसफुल नहीं कर सकते। मैं रिपीट करूंगा कि अगर आप ये सोच रहे हो कि हम कोई सेशन ले रहे हैं, और चाहे वो ऑन ग्राउंड है चाहे ऑनलाइन है, किसी भी टीचर का, ठीक है, किसी भी टीचर के किसी किसी सेशन को आप कंप्लीट, ठीक, ठीक है, पढ़ते हो, नोट्स बनाते हो, पास पेपर्स करते हो, ये आप सक्सेसफुल होने के लिए नाकाफी है। बड़े बड़े अच्छे अच्छे टीचर्स हैं जिनकी क्लासेस में 200 स्टूडेंट्स बैठे होते हैं। आप देखें कि उनके पासिंग रेशियो कितनी है, जस्ट 1-2%। अगर टीचर के लेक्चर उनको सक्सेसफुल करते होते तो वो तो फिर 100% जॉब पर होते। एट द एंड बात आप पर आ जाती है, आपकी मेहनत पर आ जाती है। ठीक है कि आपने टीचर के लेक्चर लिए, पहली बात कि उसको कितने बेहतरीन तरीके से तैयार किया। आपने पास पेपर्स तैयार किए, कितने ज्यादा किए, कितने अच्छे तरीके से किए। ठीक है, ये दो बातें हो गई। मैं जिस चीज की सजेस्ट करता हूँ, सजेशन देता हूँ अपने स्टूडेंट्स पर, बार बार उनको कहता हूँ कि आपने मल्टी सोर्सेज से बचना है। मल्टी सोर्सेज क्या होते हैं? आपको सर आगे अपनी ज्योग्राफी पढ़ा दी, आपने नोट डाउन कर ली। अब आपने कोई बुक ले ली, अकबर एंड एस अहमद की ज्योग्राफी की बुक भी ले ली। अब इसके अलावा भी कोई और बुक ले ली जिसमें डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, उसमें ज्योग्राफी भी है। फिर आपने पास पेपर ले लिए जिसमें पोर्शंस बने हुए हैं और उसके अंदर भी ज्योग्राफी का पोर्शन है। अब आपके पास किसी अच्छी एम जीके बेस्ड वेबसाइट है, उसकी पीडीएफ भी पड़ी है आपके पास, 1000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ ज्योग्राफी, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस ऑफ ज्योग्राफी, वो आपके पास पीडीएफ भी पड़ी है, उसका प्रिंट आउट भी लिया हुआ है। आप कभी एग्जाम में सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनके पास बे इंतहा सोर्सेज हैं, बे इंतहा डॉक्यूमेंट्स हैं, बे इंतहा बुक्स हैं। मोटी मोटी बुक्स उन्होंने अपने पास रखी हुई हैं, अच्छे लेक्चर्स किसी दोस्त ने, कजन ने, भाई ने, किसी टीचर के लेक्चर्स लिए थे, वो उन्होंने प्रिंट आउट भी लिए हुए हैं या अपने भाई के रजिस्टर भी उठाए हुए हैं। नहीं, आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। क्लास आपको डिसिप्लिन देती है। ठीक है, अभी इसी वक्त जो हमारे जो सेशन चल रहे हैं उसमें तकरीबन 30 स्टूडेंट्स हैं। दो सेशन हमारे बैक वक्त चल रहे हैं, 30 स्टूडेंट्स हैं, और इस वक्त सिर्फ 10% स्टूडेंट्स क्लास में हैं। ठीक है, ये दुख की बात भी है, ऐसी की बात भी है, वो मतलब कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो पंजाब से, आउट ऑफ पंजाब हैं, और उनके पास नेट का बहुत मसला होता है, कुछ गांव से हैं बिल्कुल। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, या किसी के पास पैकेज ही सोशल होता है, वो सोशल पैकेज ही अफोर्ड कर सकते हैं, वो कहते हैं सर हमें काइंडली रिकॉर्डिंग दे दें। ठीक है, जिनकी तो मजबूरी है एक्चुअली, वो एक अलग बात है। लेकिन कोई स्टूडेंट जो जानबूझ के क्लास ही नहीं ले पा रहे, आप मुझसे लिखवा लें, वो नोट डाउन कर लें, वो कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे पीपीएससी एग्जाम में। कंपिटी कंपटीशन के एग्जाम डिसिप्लिन मांगते हैं, आपने अपनी लाइफ को डिसिप्लिन में लेकर आना है, अदरवाइज आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। ठीक है जी, 10% स्टूडेंट्स क्लास लेते हैं, उसमें से 2 या 3% ऐसे हैं जो टेस्ट, या 50% ऐसे हैं जो टेस्ट तैयार करते हैं, उसमें 5 to 10%, उस 10% का 5 से 10% स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं। यही वजह है कि मैं अपने स्टूडेंट्स को कहता हूँ
आपने कभी इस बात से परेशान नहीं होना कि सर 50,000 एप्लीकेंट्स हैं किसी पोस्ट पे। एसडीओ पे 80,000 लोग एप्लीकेंट्स हैं एसडीओ की पोस्ट के लिए। 80,000 एप्लीकेंट। आप उन 80,000 को ना गिने। कंपटीशन हमेशा 2 से 3 हजार के दरमियान होता है। आपने उन 2 से 3 हजार के दरमियान में होना है। याद रखें, कंपटीशन, सबसे पहला कंपटीशन जो होता है वो आपका अपने साथ होता है। आपका अपने साथ कंपटीशन है। क्या आप बैठकर टिक के स्टडी कर सकते हो कि नहीं कर सकते? क्या दिन भर में 5 घंटे स्टडी कर सकते हो नहीं कर सकते? क्या आपने कोई नई चीज सीखी उसको जुबानी लिख सकते हो कि नहीं? क्या आप इस चीज को इंश्योर कर सकते हो कि आज टेस्ट तैयार करके अटेम्प्ट कर कर ही सोना है, अदरवाइज नहीं? जो न्यू स्टूडेंट्स हैं वो एक चीज नोट डाउन कर लें जी। मेरा मैं हमेशा टेस्टिंग सेशन, टेस्टिंग पे रिलाय करता हूँ कि टेस्टिंग जरूरी है। मैं 2016 में ग्रेजुएशन को पढ़ाता था। मेरी तब से रूटीन है। मैं जो कुछ आज पढ़ाता था अगले दिन टेस्ट लेता था। यही वजह है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो पहला सेशन था पिछले साल, उसमें मेरा स्टूडेंट असद, उसने पीपीएससी में सेकंड पोजीशन ली थी। ये सारा क्रेडिट मेरे मुझे नहीं जाता। हाँ, ये था कि बिल्कुल उनकी कोई तैयारी खास नहीं थी। जब हमने उनको तैयारी करवाई, मैंने उनको तैयारी करवाई, और उस वक्त तो हम रात 10, 11, 12 बजे तक बाज़-औक़ात लगे रहते थे जब पेपर की डेट अनाउंस हो गई थी। मैंने उनको संडे के दिन बैठ बैठ के, संडे को, जिस तरह वो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना मैट्रिक वाले, उन मैट्रिक वाले बच्चों को एफर्ट करवाई जाती है, उसी तरह मैंने उनको एफर्ट करवाई। संडे के दिन हम 4 4 घंटे की क्लास करते थे। एक एक बच्चे को बिठा के मैंने मैथ करवाई। एक बार तो ऐसा हुआ, असद जो है वो पंजाब यूनिवर्सिटी में, आई थिंक वहीं पर रहता था, एक स्कूल कॉलेज में पढ़ाता भी था। मेरी लाहौर ट्रेनिंग थी, मैं ट्रेनिंग पे गया, उसको पता लग गया। वो मेरे पास आता है कि सर मुझे बस आप 10 मिनट दे दें काइंडली। मैं शाम को उसको बुला लेता हूँ। आप यकीन करें, वो उसका रजिस्टर, उसका वो बैग था उसके पास, उसके में कई रजिस्टर थे, और उसके रजिस्टर जब उसने मुझे दिखाए तो मैं हैरान रह गया, क्या ये मेरा पढ़ाया हुआ है रजिस्टर है? मैंने मैं बड़ा हैरान हुआ। उसने इतने खूबसूरत तरीके से रजिस्टर नोट डाउन किया था। 1 सेकंड। अच्छा जी, माजरत, एक्टिव बैठे हो? हाँ भाई। बोलते नहीं हो, एक तो आते पूरे सुरे हैं ऊपर से
जो आते हैं वो भी पूरे सूरे हैं। अच्छा जी, तो बात ये थी, मैंने जब उसके रजिस्टर देखे तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि मैंने ये पढ़ा है, इस कदर खूबसूरत कलरफुल उसने मैप्स बनाए हुए थे और स्टिकी नोट्स के साथ। स्टिकी नोट्स लगाए हुए थे, पिन लगाई हुई थी अपने रजिस्टर पर, उनको कलर किया हुआ था, कार्टून्स बनाए हुए थे, पता नहीं क्या क्या, जो कुछ मैं बोलता था, मोटिवेट करता था जिस तरह से, सब कुछ उसने वहां रजिस्टर पे लिखा हुआ था। बात को कंक्लूड करूंगा जी, आपका जो रजिस्टर है वो कंप्रीहेंसिव होना चाहिए। आप जो नोट्स बनाओ कंप्रीहेंसिव होने चाहिए। कंप्रीहेंसिव का मतलब ये होता है कि आपका रजिस्टर ऑल इन ऑल हो। आपके रजिस्टर पर मेरा एक एक लफ्ज लिखा हो। आपने टॉपिक्स को देखना है, हर टॉपिक के बाद, हर 8-10 लाइन के बाद थोड़ी थोड़ी स्पेस दे देनी है। आपके रजिस्टर पर जगह जगह डायग्राम्स बनी हो, पिक्चर्स बनी हो, डायग्राम्स बनी हो, कुछ ना कुछ आपने बनाया हुआ हो, जब आप फ्री हो तो उनको थोड़ा थोड़ा सा कलर कर लें। जब आप पास पेपर पढ़ोगे, आपको मेरे लेक्चर्स लेने के बाद 80% पास पेपर्स आपको आते होंगे। 80%। वो जो रिमेनिंग 20% है, उसको आपने अपने रजिस्टर पर कंसर्न्ड मुतलका जगह पर ऐड करना है। मिसाल के तौर पे आपने पढ़ा, अमेरिका के बारे में कुछ पढ़ा, तो जो मेरे ज्योग्राफी के लेक्चर हैं जिसमें मैंने यूएसए को पढ़ाया होगा, आप उस रेलेवेंट पोर्शन में जाकर वहां पे उसको लिखें। इस तरह से क्या होगा कि जब कभी आपका पेपर आएगा सर पे, आपको पता है कि मेरा संडे को पेपर है, मेरे पास इस वक्त 10 दिन है मिसाल के तौर पे। आप 10 दिन अपनी पढ़ाई शुरू करोगे, स्टडी स्टार्ट करोगे, आपने इस्लामिक स्टडी पढ़ ली, आपको इस बात का यकीन होना चाहिए कि जो कुछ भी मैंने पढ़ा है इससे बाहर पेपर नहीं आएगा। मैंने इस रजिस्टर को पढ़ लिया है, इसमें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी है, इसमें पास पेपर्स भी हैं। क्लियर होगी बात? जब आप एक मर्तबा उन तमाम चीजों को पढ़ लोगे, अच्छी तरह याद कर लोगे, आफ्टर देन, आप उसमें और एडिशन करोगे, फिर मुझसे पूछोगे सर हमने ये कर लिया, आप मुझे बताएं कि हम और क्या इजाफा करें, और किस तरह से। कंपटीशन के एग्जाम की डेफिनेशन पता है आपको क्या है? कंपटीशन के एग्जाम की डेफिनेशन है कि आप कुछ क्वेश्चंस, कुछ भी स्पेसिफिक पोर्शन वो सिर्फ आपको आता हो और किसी को ना आता हो, देन आप एक्सेल करोगे, किसी और से आगे निकलोगे तो आप विन करोगे। मेरी बात क्लियर हो गई है जी? हफ्सा और जवेरिया, आप दोनों की पहली क्लास है? चलें, ठीक है जी, हम तो स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, सेशन स्टार्ट हो गया है। मैंने ये रिवाइज कर दिया। चलें जी, हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये जो न्यू स्टूडेंट्स आए हैं इनके लिए आप ये देखें जरा, सिलेबस एंड वेटेज ऑफ सब्जेक्ट्स इन पीपीएससी पेपर्स। पीपीएससी के पेपर्स में किस तरह से कितने सब्जेक्ट होते हैं, नंबर वन। नंबर दो, उनको को किस तरह से बैलेंस बना के पेपर आता है। ये एक पेपर है असिस्टेंट, ये प्रोटोकॉल असिस्टेंट का पेपर है 2024 का, प्रोटोकॉल असिस्टेंट 2024। ज्योग्राफी से 17 सवाल आए हुए हैं जी, यानी कि इस कदर इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है ज्योग्राफी। 17 सवाल। इंडो पाक हिस्ट्री से 22, इंडो पाक हिस्ट्री से 22 सवाल आए हैं। इंग्लिश से 15, इस्लामिक स्टडी से 7, एवरीडे साइंस से 7, जनरल नॉलेज जिसमें स्पोर्ट्स साइंस, ऑर्गेनाइजेशन बुक्स 6 क्वेश्चंस। अभी हम इंडो पाक हिस्ट्री के फौरन बाद ऑर्गेनाइजेशंस करेंगे, फिर स्पोर्ट्स करेंगे, बुक्स भी करेंगे। मैथ के 8 क्वेश्चंस, कंप्यूटर के 6, उर्दू के 11,
अमूमन 10 आते हैं, करंट अफेयर से एक क्वेश्चन है। अभी ये जो संडे गुजरा है, या प्रीवियस संडे सॉरी, उसमें भी जो पेपर हुआ था पीपीएससी का, उसमें करंट अफेयर से एक क्वेश्चन आया था। कभी ज्यादा भी आते हैं, कभी कम भी आते हैं, ओवरऑल ठीक है। इस देखें, बाकी ओवरऑल सब में ही ऐसा होता है, कोई 2-3 क्वेश्चन ऊपर नीचे हो जाते हैं, बाजू करंट अफेयर से 5-6 क्वेश्चन भी आते रहे हैं। लेकिन जो रूटीन है वो यही है, एक दो, बस एक दो क्वेश्चंस। क्लियर हो गई बात जी? तो इस हिसाब से आपने तैयारी करनी है। हम अब स्टार्ट करते हैं ज्योग्राफी लेक्चर 1, जनरल टर्म्स। जनरल टर्म्स में सबसे पहली जो टर्म है हमारे पास, द वर्ड ज्योग्राफी। सॉरी, वो जनरल टर्म्स अलग हैं, हम उसमें ज्योग्राफी को समझेंगे कि किस क्या होती हैं, कुछ ज्योग्राफिकल टर्म्स हैं। सबसे पहले ज्योग्राफी को देखते हैं। वाज फर्स्ट यूज्ड बाय इरेटोस्थीन्स। इरेटोस्थीन्स ने सबसे पहले ज्योग्राफी का वर्ड लिया था, जो मतलब जमीन, और ग्राफी मतलब नॉलेज, जमीन का इल्म। एन एंशियंट ग्रीक पॉलीमैथ, अब मैथमेटिशियन भी था, ज्योग्राफर भी था, पोइट भी था, एस्ट्रोनॉमर भी था, और म्यूजिक थ्योरिस्ट भी था, इरेटोथीन्स। अब ध्यान से समझना बात को। ये तो वो बात हो गई जो आम है, ध्यान से समझना। ये वो बात है जो एक आम टीचर भी आपको पढ़ाएगा। आपने क्या सीखना मुझसे, ये बात तो आप बुक से भी पढ़ लोगे। ये बात तो आप बुक से भी पढ़ लोगे, बुक में लिखा हुआ है ना कि ज्योग्राफी वाज फर्स्ट यूज बाय इरेटोथीन्स। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने आपको एक स्ट्रक्चर दिया, एक पिक्चर दी, एक डाटा को अरेंज करके दिया। ध्यान से समझना। अभी मैं आपको एक गुर दे रहा हूँ, जिसपे हम 1-2 दिन पहले क्लासेस करते रहे हैं। आपने कुछ भी करके इरेटोथीन को ज्योग्राफी के वर्ड के साथ जोड़ना है। अगर आप इसको नहीं जोड़ पाते तो आप इसको भूल जाओगे। अगर आप भूल जाओगे तो पढ़ने का फायदा क्या है? नंबर एक। नंबर दो, ये कि कभी भी आपने एमसीक्यूज पे रिलाई नहीं करना। कि एमसीक्यूज आएगा, 4 ऑप्शंस आएंगे, तो उसमें से देखेंगे। मैं अपने स्टूडेंट्स को एमसीक्यूज बेस्ड पेपर की आदत नहीं डालता हूँ। मेरे टेस्ट में, टेस्ट डेली होगा, टेस्ट में कोई ऑप्शन नहीं होगा, क्वेश्चन होगा, आपने आंसर करना होगा। आप यकीन करें कि अगर आपने पूरा सिलेबस इस तरह से टेस्टिंग दे दे के भाई ऑप्शन नहीं होगा, विदाउट ऑप्शन आप आंसर करें, आप यकीन करें कि आपने 90% पीपीएससी का एग्जाम कर लिया, तैयार हो गया। आपको 2 महीने के अंदर अंदर उस 10% रिमेनिंग पे आपको अपनी जान लगानी पड़ेगी। 90% मैं आपको करके दे दूंगा। करें जी, शाबाश। सोचें किस तरह से एक वर्ड ज्योग्राफी इरेटोस्थीन्स के साथ जुड़ता है। आप इरेटोथीन्स, जो इरेटोस्थीन्स है, ये वर्ड आपके लिए न्यू है क्या? ज्योग्राफी भी वर्ड न्यू है आपके लिए? ध्यान से समझना। बोले भी, रिस्पॉन्स भी क्या करें, ऐसे मैं, ऐसा लगता है जैसे मैं कब्रिस्तान में मुर्दों को पढ़ा रहा हूँ। जियो मतलब क्या? जियो मतलब जमीन। जियो मतलब जमीन। अब जमीन को इरेटोस्थीन्स के साथ जोड़ना है। इसको ब्रेक डाउन करें। रैट है इसमें, रैट। रैट कहाँ होते हैं? जमीन में ही तो होते हैं। जमीन को कुरेद कुरेद के थिन कर देते हैं, थिन, बारीक कर देते हैं। तो एक ऐसे रैट्स। अब आप बाकी सब छोड़ दें, इसमें रैट का जो वर्ड है ना, रैट, जैसे ही रैट का वर्ड आएगा आपके जहन में आ जाएगा कि भाई जियो के अंदर रैट सुराख करते हैं, होल करते हैं। तो बस आप अगर भूलना भी चाहोगे, आपने इस क्वेश्चन को अगर 1 साल भी नहीं पढ़ा, तो आप फिर भी क्लिक कर जाओगे। होता क्या है, मसला क्या है? पीपीएससी में तैयारी का सबसे बड़ा मसला है कि इंफॉर्मेशन इतनी ज्यादा होती है, आप पढ़ना शुरू करते हो, जब तक एंड पे पहुंचते हो पहली वाली भूल जाती है। आप स्लो चलो, थोड़ा सा देर से एंड करो,
जरूरी नहीं है कि आप अपनी मंजिल को 2 महीने में अचीव करें, आप 6 महीने में अचीव करो। लेकिन जब आप अचीव करो, जब आप अपना सिलेबस कंप्लीट करो, तो आपको फील होना चाहिए कि भाई अब मैं कुछ और हूँ बानिस्बत 6 महीने पहले के। बात समझ आइए कि ऊपर से गई है? जल्दी शाबाश, रिस्पॉन्स करें फिर आगे चलते हैं। यस सर। आइंदा ऐसे ही तैयार करोगे ना? यस सर, इंशाल्लाह। तो आप लोग ऐसे तैयार, अब मैं एक एक चीज का लिंक बताऊंगा तो फिर लेक्चर कंप्लीट नहीं होंगे। आपको मैंने बता दिया कि इस तरह से चीजें क्लिक होती हैं। आप लोग आपस में डिस्कस करो, हफ्सा है, जवेरिया है, आपस में दोस्तियां करो। जो फीमेल्स हैं आपस में एक दूसरे से डिस्कस किया करें, कॉल कर लें एक दूसरे को, एक दूसरे से डिस्कस करें जो पढ़ने वाली हैं। आप अगर आप में से, हाँ भाई आपने क्या पढ़ा है, मैंने ये पढ़ा है, अच्छा ये बताओ इरेटोस्थीन को आपने ज्योग्राफी के साथ कैसे जोड़ा है। जवेरिया ने कोई और लिंक बनाया होगा, हफ्सा ने कोई और बनाया होगा। अगर दोनों के लिंक भी बकवास हैं, लेकिन भूलेगा कभी नहीं क्योंकि एक डिस्कस हो गया। डिस्कशन बहुत ज्यादा जरूरी है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी में। आगे चलते हैं जी। बेसिक ज्योग्राफिकल टर्मिनोलॉजीज क्या है जी? बेसिक ज्योग्राफिकल टर्मिनोलॉजी, सबसे पहले आइलैंड। द वर्ड आइलैंड क्या होता है? आइलैंड होता है कि भाई एक जमीन का छोटा सा टुकड़ा, जमीन का छोटे छोटे से का मतलब है बिल्कुल भी छोटा नहीं, जिसके इर्द गिर्द पानी हो। ठीक है, इर्द गिर्द बहुत चारों तरफ पानी हो। ठीक है, चारों तरफ जिसके पानी होता है उसको हम आइलैंड कहते हैं, जजीरा। अब इनसे रेलेवेंट टर्म भी देखेंगे। मिसाल के तौर पे अगर बहुत सारे जजीरे हों, बहुत सारे आइलैंड्स हों, और उन्होंने ऐसे एक दूसरे के करीब करीब हैं, दरमियान में पानी की तंग पट्टियां भी हैं, ये ऐसे जो सेपरेट हो गए हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, इसको हम कहते हैं आर्चिपिलैगो, यानी कि ग्रुप ऑफ आइलैंड्स इज कॉल्ड आर्चिपिलैगो। ये पूरे के पूरे कंट्रीज भी आर्चिपिलैगो हैं कुछ। आगे देखेंगे कि कौन से कंट्रीज हैं जिनको आप आर्चिपिलैगो कहते हैं। जो सबसे बड़ा आर्चिपिलैगो है, लार्जेस्ट आर्चिपिलैगो, वो है माले आर्चिपिलैगो, इंडोनेशिया और मलेशिया। ठीक है, 25,000 आइलैंड्स हैं इन साउथ एशिया। ठीक है, साउथ ईस्ट एशिया में ये है, जिसके अंदर 25,000 आइलैंड्स यहाँ पर हैं, एक इकट्ठे बिल्कुल। आप ये देखें, ये वाला हिस्सा 25,000 आइलैंड्स हैं, छोटे छोटे से भी हैं, बहुत बड़े बड़े हैं। जो बहुत बड़े बड़े हैं वो आपको नजर आ रहे हैं। ठीक है, जो छोटे छोटे हैं वो नजर नहीं आ रहे। The thousands of island of Indonesia and Malaysia are part of आर्ची माले आर्चिपेलागो, यानी कि माले आर्चिपेलागो में इंडोनेशिया भी है, मलेशिया भी है। अब आपने क्या करना है? नंबर वन, लार्जेस्ट आर्चिपेलागो कौन सा है? माले। उस माले को आर्चिपेलागो के साथ जोड़ना है, इंडोनेशिया और मलेशिया के साथ जोड़ना है। सोचना है कि इसको याद कैसे करें। याद करो, जुबानी कनेक्शंस बना के, एसोसिएशंस करके, और जुबानी हाथ से लिखो। एक रफ रजिस्टर भी होना चाहिए आपका। पेनिनसोला क्या होता है जी? आइलैंड की निस्बत जो पेनिनसोला है वो 3 हिस्से पानी पर मुश्तमिल है। उसके 3 अतराफ में पानी होता है। ठीक है जी, उसके 3 अतराफ में पानी होता है। जिस तरह से ये दुनिया का सबसे बड़ा आर्ची पेनिनसोला है, सऊदी अरेबिया पेनिनसोला, अरेबियन पेनिनसोला, सऊदी अरेबिया नहीं सॉरी, अरेबियन पेनिनसोला है, जिसमें मल्टीपल कंट्रीज हैं, बहुत बड़ा इसका साइज है। जब हम इसको पढ़ते हैं, अब हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे, यहाँ पर आएंगे ज्योग्राफी में, अभी तो हम टर्म देख रहे हैं ना जस्ट, तो उसको और ज्यादा डिटेल से देखेंगे। इन तमाम कंट्रीज को हमने करना है, इनके कैपिटल्स करने हैं, इनकी रेलेवेंट करेंसीज करनी है जो इंपॉर्टेंट होंगी, और रेलेवेंट एमसीक्यूज भी हमने करने हैं जो भी पास पेपर में पूछे जाते हैं, या कुछ एडिशनल। इनके साथ कौन कौन से समंदर लगते हैं? यहाँ पर देखें, रेड सी है, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, ये सारा, ये इजिप्ट है,
ये सऊदी अरब है, ठीक है, यहीं पर नजदीक हबशा है, यमन, ओमान, डिफरेंट देखें, पर्शियन गल्फ, गल्फ ऑफ ओमान, ये सारे हमने देखने हैं कि क्या है। अभी गल्फ भी देखेंगे कि क्या होती है। गल्फ देखें क्या होती है। गल्फ ऑफ मैक्सिको, गल्फ कहते हैं जी एक ऐसा स्ट्रक्चर जो इनसाइड काफी डीप है, समंदर से काफी डीप है, लेकिन जमीन उसका जो माउथ है वो निस्बतन क्लोज है। इतना ज्यादा माउथ उसका एक्सटेंडेड नहीं है, लेकिन वो अंदर से बहुत ज्यादा डीप है, तो उसको गल्फ कहते हैं। ये आप स्ट्रक्चर से ही समझ सकते हो, इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है। ठीक है, आपने अपने रजिस्टर पर इस तरह से बना लेना है, ये गल्फ है। ठीक है जी, इर्द गिर्द ब्लू बॉल पेन से निशान लगा लें, ठीक है, ताकि समंदर शो हो जाए। ये गल्फ है, इसका माउथ स्मॉल है, लेकिन ये काफी डीप होती है। नेक्स्ट है बे। अच्छा, गल्फ ऑफ मेक्सिको इज द लार्जेस्ट गल्फ इन द वर्ल्ड, ये भी याद रखना। बे, अब बे को देखें। बे भी इसी तरह ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर है। ये इसका जो माउथ है वो काफी ओपन है, लेकिन ये गल्फ की निस्बत उतनी डीप नहीं है। बे ऑफ बंगाल लार्जेस्ट बे इन द वर्ल्ड। ठीक है जी, इंडियन ओशन में है, ये भी एमसीक्यूज बनता है। ये वाला एमसीक्यूज भी देखें, यहीं पर है इसी डायग्राम में। ठीक है, कौन कौन से कंट्रीज लग रहे हैं, श्रीलंका, इंडिया, म्यांमार, ठीक है जी, बांग्लादेश, ये इसको कंट्रीज लग रहे हैं। फिर बाइट, बाइट क्या है, ये बिल्कुल ये थर्ड स्ट्रक्चर है, और इसका जो माउथ है ये बहुत ज्यादा ओपन है, ये यहाँ देखें। और ये बिल्कुल बहुत कम डीप है, ये बे, एक्चुअल में बे ये है। ठीक है, जिस तरह हम वो बे बनाते थे ना ऐसे, ये इस तरह से बे है, लेकिन इसको हम बाइट कहते हैं ज्योग्राफिकल टर्म, क्योंकि वो उर्दू में हमने नाम लिया ना। ये बाइट है जी, इसको बाइट कहते हैं। अब आपने बताना ये क्या है जो मैं बना रहा हूँ। हाँ जी, बताएं इसको क्या कहेंगे, और इसको क्या कहेंगे। जल्दी, शाबाश। ये वन, ये टू, ये तो थ्री। पहले जो आपने बनाया है वो बे है, पहले बाइट है, फिर बे हम्म, है, और देन गल्फ है। वेरी गुड, शाबाश, वेरी गुड, शाबाश। ठीक है, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट, लार्जेस्ट बाइट इन द वर्ल्ड। जब हम ये पढ़ेंगे ना ऑस्ट्रेलिया, फिर हम देखेंगे ये बाइट है कितनी बड़ी, कितनी इसकी डेप्थ है, वगैरह वगैरह, ये चीजें भी देखेंगे। स्ट्रेट, स्ट्रेट पानी की वो तंग पट्टी, स्ट्रेट और आइसमस दो ऑपोजिट टर्म्स हैं। स्ट्रेट कहते हैं पानी की तंग पट्टी, ये वाली जो पानी की तंग पट्टी है, जो दो बड़ी वाटर बॉडीज को मिला रही है, और जमीन के दो बड़े टुकड़ों को सेपरेट कर रही है। देखो, ये जमीन के दो टुकड़े हैं जो आपस में मिले हुए थे। स्ट्रेट ने क्या किया, इनको तोड़ दिया। इनको तोड़ के इसने इस वाटर बॉडी के साथ जोड़ा है, और दरमियान में ये क्या आ गई, स्ट्रेट। यानी कि ये पानी की तंग पट्टी है। आगे आएगा खुश्की का। ठीक है, ये मीटिंग जब एंड हो जाए तो आपने ज्वाइन करना। अब यहाँ पे कंफ्यूजन होती है, दोबारा ज्वाइन कर लेना, ठीक है जी। यहाँ पे कंफ्यूजन ये होती है कि स्ट्रेट वाली पानी की तंग पट्टी है या आइसमस। आइसमस खुश्की का टुकड़ा होता है, जो दो जमीन के टुकड़ों को जोड़ता है, दो वाटर बॉडीज को खत्म करता है। इस स्ट्रेट के वर्ड को पानी के साथ जोड़ना है आपने, वाटर के साथ जोड़ना है किसी भी तरह से, ताकि आपको याद रहे कि ये पानी की तंग पट्टी है स्ट्रेट, जबकि आइसमस खुश्की का टुकड़ा है। कैसे जोड़ोगे, रेत, इसके अंदर देखिए रेत है। रेत किस में होता है, पानी में। दरिया के पानी में रेत होती है कि नहीं होती, तो इसीलिए रेत किस में है जी, पानी में। वैसे तो खुश्की में भी होती है, लेकिन आपने वैसे सोच लेना, कुछ और भी बना सकते हो उसका। ठीक है, तो ये वाटर से रिलेटेड है।